नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म, शाम 5 बजे तक लगभग 60% हुआ मतदान। उत्तराखंड और गोवा में मतदान हुआ समाप्त, बीजेपी को कांग्रेस से टक्कर। विपक्षी दलों को फिर साथ लाने में जुटी ममता, स्टालिन भी आए साथ। कर्नाटका हाईकोर्ट में हिजाब पर सुनवाई कल तक के लिए टली और बंगाल में चारों नगर निगमों में टीएमसी को बड़ी जीत, ममता ने दी बधाई। शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो खबर जुड़ी हुई है आज जो दूसरे चरण का चुनाव मतदान था उसके बारे में। 55 विधानसभा सीट्स थी उत्तर प्रदेश में, 9 जिले थे जहां पर मतदान हुआ और अभी शाम 5 बजे तक जो फिगर आया है उसमें 60.44% मतदान हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। अब आपको बता दें कि कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए ये जो दूसरा फेज था ये बहुत मुश्किल है और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस जो ये 55 सीटें हैं इसमें 9 सीट्स ऐसी हैं जहां पर 50% मुसलमान वोटों का कब्जा है। समाजवादी पार्टी ने 2017 में इन्हीं 55 सीटों में से 15 सीटें जीती थीं और बीजेपी ने 2017 में 38 सीटें जीती थीं। लेकिन जो कंबाइंड वोट शेयर था वो ये बताया जा रहा है कि इन 55 सीटों में एसपी और बीएसपी का अगर मिला लें तो वो वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा था। अब ये जो मुसलमान जो जहां पर वोट बैंक ज्यादा है, रामपुर, संभल, अमरोहा, चमरौआ, नगीना, ये सब वो इलाके हैं जहां पर मुसलमान समुदाय भारी संख्या में है और ये माना जा रहा है कि ये जो पूरा वोट बैंक है ये अब बिल्कुल आंख बंद करके शायद गठबंधन को वोट देगा। तो ये जो बीजेपी को 38 सीटें पिछले बार मिली थी 55 सीटों में से 2017 में, तो ये संख्या कम हो सकती है। आज भी योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू दिया और कहा कि वो 80 और 20 की बात करते हैं कि 80% लोग विकास के साथ हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर देहात में रैली कर रहे थे और उन्होंने आज एक बार फिर से यही कहा कि आप वोट उस पार्टी को करिए जो आपकी जो रक्षा कर सके, जो राज्य की सुरक्षा कर सके, और वो पार्टी तमंचावादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है। तो हर रैली में मोदी जी यही कहते हैं। लेकिन लोगों का ये मानना है कि शायद लोग अब बीजेपी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की जो नफरत की राजनीति है, तानाशाह वाली जो एक जो रवैया है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और जो ठोक दो वाली जो एक राजनीति है वो भी शायद लोगों को पसंद नहीं है। और इसके अलावा जो मुद्दे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। बीजेपी कुछ भी कहे लेकिन आज भी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, ये फैक्ट है। स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली है, उनके पास रोजगार नहीं है। तो ये सब जो मुद्दे हैं ये काफी प्रबल माने जा रहे हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये भी मानना है कि जो लाभार्थी वर्ग है जिसको बीजेपी की सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स का लाभ मिला है, वो वर्ग एक बहुत बड़ा तबका जो बीजेपी के सपोर्ट में उभर सकता है। लेकिन उसमें भी सवाल यह है कि उन्होंने स्कीम्स का फायदा तो उठाया है लेकिन वो भी अब एक बदलाव चाहते हैं। यानी कि बीजेपी के खिलाफ ऐसा लगता है कि एक हेवी एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में सेट कर गई है। तो आज दूसरे चरण का मतदान यूपी में खत्म हो गया है और इन 55 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनका भविष्य मतपेटी में कैद हो गया है। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने हैं। लेकिन ये जो इलाका था जो बीजेपी ने पिछले बार के इलेक्शन में 38 सीटें वो जीत कर आई थी, तो इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये संख्या काफी नीचे होगी और जिस तरीके से गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी ने आरएलडी और छोटी पार्टीज के साथ, उसका फायदा गठबंधन को ही मिल सकता है। यानी कि पहला जो फेज है और दूसरा फेज उसमें एडवांटेज गठबंधन को ही मिलती हुई नजर आ रही है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। इस खबर में बात करते हैं 2 छोटे राज्यों की जहां पर आज वोटिंग हुई उत्तर प्रदेश के साथ, और वो था गोवा जहां पर 40 विधानसभा सीटें हैं और उत्तराखंड जहां पर 70 सीटें हैं विधानसभा की। अगर वोटर टर्नआउट की बात करें तो गोवा में 75.29% वोटर टर्नआउट था और उत्तराखंड में 59.37 वोटर टर्नआउट था। अब गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, उसके अलावा वहां पर तृणमूल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। तो ये सारे लोग मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट कर रहे हैं। लेकिन इस बार ये मानना है कि बीजेपी को काफी नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि गोवा के छोटे छोटे तबकों में भी
ऐसा रिजेंटमेंट है, इतना डिसकंटेंट है लोगों के बीच में कि लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, उनकी जॉब्स चली गई थी। प्रमोद सावंत की सरकार से वो ज्यादा खुश नहीं थे और गोवन वोटर को ये भी समझ में आया कि जोड़ तोड़ की राजनीति करके वहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। हालांकि गोवा में बहुत ज्यादा डिफेक्शंस हुए, सबसे ज्यादा डिफेक्शंस गोवा में हुए, 60% बताया जा रहा है कि जब लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ी और वो दूसरे पार्टी में शामिल हो गए तो कहीं ना कहीं वोटर की जो विश्वसनीयता थी राजनीतिक दलों में वो खत्म तो हुई, लेकिन कांग्रेस को वो एक स्थायी विकल्प के रूप में देख रहे हैं और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गोवा में अप्रत्याशित नतीजे आ सकते हैं। अब रही बात उत्तराखंड की, तो वहां पर एक कड़ा द्विपक्षीय मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखा जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी वहां पर एंटर कर गई है, लेकिन वो कितना वोट को नुकसान पहुंचाएगी ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से पुष्कर धामी कल पैसे बांटते हुए नजर आ रहे थे और उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की, वो ये संकेत है कि शायद पुष्कर धामी को ये पता है कि वो हार रहे हैं या उनकी पार्टी हार रही है। तो एक कड़ा मुकाबला उत्तराखंड में भी है। अब ये देखना होगा क्योंकि केवल 70 सीटें हैं, क्लोज कॉन्टेस्ट अगर होता है तो सरकार कौन बनाएगा, क्या एक स्थायी सरकार बनेगी या जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी, जो कि हम कई बार देख भी चुके हैं उत्तराखंड में कि अगर जोड़ तोड़ की सरकार होती है तो वो जल्दी से गिरा भी लोग देते हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि लोग वोट किसको करते हैं, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को। कांग्रेस में हरीश रावत एक उभरते हुए सीनियर जो वरिष्ठ नेता हैं, उनमें लोग अपनी उम्मीद ढूंढ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में भी गुटबाजी की कमी नहीं थी, बहुत सारे कैंप्स थे, अंदरूनी झगड़े भी सामने आए, लेकिन किसी न किसी तरीके से हरीश रावत अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस को बढ़ चढ़कर उस तरीके का प्रचंड बहुमत मिलेगा जो कि पहले देखा गया है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। तीसरी खबर में बात करते हैं नॉन बीजेपी फ्रंटल अलायंस की। जी हाँ, बार बार ये बात उठती है कि एक नॉन बीजेपी विपक्षी फ्रंट बनाया जाए और इसको लेकर ममता बनर्जी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ पहल कर रही हैं। अब ममता बनर्जी ने एक फोन कॉल किया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नॉन बीजेपी स्टेट्स में राज्यपाल अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं और वो स्टेट की ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं सप्रेस करता है और इसलिए हमें एक पहल करनी पड़ेगी। और इस चीज को लेकर स्टालिन ने पोस्ट भी किया, एक ट्वीट पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि वो ममता बनर्जी को ये आश्वासन देते हैं कि डीएमके उनके साथ है और जहां तक राज्यों की स्वायत्तता का सवाल है वो बिल्कुल ममता बनर्जी के साथ खड़े होंगे। और उन्होंने कहा है कि जल्द ही एक कन्वेंशन ऑपोजिशन सीएम्स का, यानी कि नॉन बीजेपी स्टेट्स के जो सीएम्स हैं उनका एक कन्वेंशन बुलाया जाएगा, वो भी दिल्ली के बाहर। अब आपको बता दें कि स्टालिन ने, जो जगदीप धनखड़ हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, तो उनके डिसीजन जो उन्होंने प्रोरोग किया पश्चिम बंगाल विधानसभा का सेशन, उसको लेकर उन्होंने कंडेम किया कि ऐसा शोभा नहीं देता, जगदीप धनखड़ को ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से राज्यपालों के मिसयूज को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर तमाम ममता बनर्जी काफी आक्रामक नजर आई हैं और वो एक नया फ्रंट तलाश रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो फ्रंट सफल होगा बिना कांग्रेस के, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टीएमसी को कांग्रेस से परहेज है। कांग्रेस भी टीएमसी से अपना किनारा बनाने की कोशिश कर रही है और उसके साथ हाथ नहीं मिलाना चाह रही है। तो कितना सफल होगा ये नॉन बीजेपी फ्रंट? अभी आपने देखा था कि केसीआर ने हालांकि कांग्रेस के समर्थन में बोला था जब हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के बारे में अनाप शनाप पैटर्निटी को लेकर बयान किए थे, तो उस समय केसीआर ने हमला किया और मोदी जी से कहा कि आपके राज्यों में किस तरीके के मुख्यमंत्री हैं और इस तरीके की बातें करते हैं, तो उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट किया। लेकिन अगर ममता बनर्जी की अगुवाई में एक नॉन बीजेपी फ्रंटल अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये फ्रंट सफल हो पाएगा कांग्रेस के बिना? क्या ममता बनर्जी कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए तैयार रहेंगी? क्या वो अपनी ईगो को बिल्कुल एक किनारे रखकर और बीजेपी के सफाई के लिए क्या एकजुट होकर ये फ्रंट बना पाएंगी? और जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो शायद इस फ्रंट के कोई मायने नहीं है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हिजाब को लेकर विवाद से जुड़ी हुई है। लगातार हमने देखा है कि कर्नाटका हाईकोर्ट में हिजाब को लेकर सुनवाई चल रही थी। आज भी ये सुनवाई हुई, लेकिन ये सुनवाई अब कल तक के लिए टाल दी गई है। जो याचिकाकर्ता हैं, जो उनके वकील हैं देवदत्त कामत, तो उन्होंने कहा था कि जो लड़कियां या जो लेडीज हेडस्कार्फ पहनती हैं वो इस्लामिक धर्म का एक अहम हिस्सा है और जो कर्नाटका सरकार का जो ये ऑर्डर था कि आप नहीं पहन सकते हैं और एक यूनिफॉर्म का हिस्सा है वो और यूनिफॉर्मिटी चाहिए, वो एक नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यानी कि कर्नाटक की सरकार ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया और एक इलीगल ऑर्डर को पास कर दिया।
अब जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और कृष्णा दीक्षित की जो ये बेंच थी, उन्होंने पिछले हफ्ते हिजाब को पहनने पर रोक लगा दी थी और कहा गया था कि हिजाब या कोई भी रिलीजियस गारमेंट नहीं पहन सकते जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। और जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उन पर भी रोक लगाया गया था। और कामत ने यह भी कहा, जो देवदत्त कामत है वकील, उन्होंने कहा कि इफ कोर रिलीजियस प्रैक्टिसेस हार्म और ऑफेंड द पब्लिक ऑर्डर दे कैन बी रेगुलेटेड अंडर आर्टिकल 25(1). और फिलहाल जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे उसको लेकर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगा दिए गए हैं। जितने भी स्कूल्स हैं उसके 200 मीटर के दायरे में ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अब ये सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक हिजाब पहनने को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लोगों के पास नौकरियां नहीं है, खाने को राशन नहीं है, लेकिन हम उन चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। हम उल जलूल और भावनात्मक मुद्दे जैसे कि हिजाब पहनना, उसको लेकर खड़े हुए हैं। इसके पीछे मंशा क्या है? इस हिजाब के विवाद को जिंदा इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि जब तक ये उत्तर प्रदेश का चुनाव चलेगा तब तक हिजाब का विवाद ध्रुवीकरण में इस्तेमाल किया जाएगा। और यही वजह है कि हिजाब के विवाद को किसी न किसी तरीके से जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, और जो पूरा जो एक गेम प्लान है और जो कॉन्स्पिरेसी है या षड्यंत्र आप कह लीजिए, वो लोगों को समझ में आ रहा है कि जो मूलभूत मुद्दे हैं उसकी बात ना करके बीजेपी हिजाब की बातें कर रही है और हिजाब के विवाद को जिंदा रख रही है। तो क्या वोटर इन चीजों से त्रस्त नहीं है? कितनी बार आप भावनात्मक मुद्दे लेकर आएंगे? पहले राम मंदिर था, फिर काशी, फिर मथुरा, उसके बाद हमने देखा कि शमशान और तमाम तरीके की बातें, फिर शाहीन बाग में करंट, ये जिस तरीके की जो बातें होती हैं चुनाव में। लेकिन इस बार के चुनाव में ये मुद्दे काम नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोग भी समझ गए हैं कि अब जो असली मुद्दा है वो राशन पानी है, विकास है, बेरोजगारी है। और जब तक वो उनके जेब में, उनकी झोली में नहीं आएगा तब तक देश का विकास मुमकिन नहीं है। तो क्या बीजेपी इस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाती रहेगी या फिर वाकई में बीजेपी के लिए राह इस बार मुश्किल है? इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। अपना फीडबैक दीजिएगा। अब आखिरी खबर में बात करते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरीके से एक भारी बढ़त 4 नगर निगम के चुनाव में दर्ज की है। जी हाँ, 4 नगर निगम सीट्स थी, बिधाननगर, सिलीगुड़ी, चंदरनगर, आसनसोल। वहां पे बीजेपी को भयानक बढ़त मिली है और बीजेपी का एक तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है और न सीपीआई को बहुत ज्यादा वोट्स मिले हैं। अब एक आपको एग्जांपल बताते हैं बिधाननगर का, जैसे उसमें तृणमूल कांग्रेस को 41 सीटों में से 39 सीट्स पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी और सीपीआई खाता नहीं खोल पाए वहां पर। उसी तरीके से चंद्रनगर जो सीट है उसमें 32 में से 31 सीटों पर टीएमसी की जीत हुई है। अब ये जो सारे जो नगर निगम के जो सीट्स हैं, इस पर 12 फरवरी को चुनाव हुआ था, 953 प्रत्याशी थे। तो एक तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और ममता बनर्जी ने अपने कार्डर्स की तारीफ किया है और कहा है कि ये मां, माटी और मानुष की जीत है। तो सवाल ये उठता है कि अगर नगर निगम के चुनाव भी इस समय बीजेपी नहीं जीत पा रही है, जब वो तृणमूल कांग्रेस के सामने खड़ी हो रही है, तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी क्या अब लोगों के बीच अब उतनी लोकप्रिय नहीं है? पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी का अब गेम खत्म हो चुका है? जिस तरीके से कहा जा रहा था कि देखिए अब की बार तो बीजेपी सरकार, तो न नगर निगम के चुनाव, न पंचायत के चुनाव, कोई भी चुनाव बीजेपी ऐसा लग रहा है कि जीत नहीं पा रही है और टीएमसी बीजेपी को निगलती ही जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल से खत्म हो जाएगी। और अगर ममता बनर्जी कोई ना कोई फ्रंट बनाकर एक अगर अगुवाई करती हैं किसी न किसी फ्रंट की, तो हो सकता है कि काफ़ी मुश्किलें बीजेपी के लिए वो खड़ी कर दे। और क्या पता 2024 के चुनाव आते आते एक बड़े रोल में ममता बनर्जी नजर आए। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी को ये भारी जीत नगर निगम के चुनाव में मिली है, बीजेपी के लिए वाकई में ये सबक है, क्योंकि बीजेपी अपने चुनाव रणनीति के लिए जानी जाती है, गुरिल्ला स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है। लेकिन वो स्टाइल ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में काम बिल्कुल नहीं आ रहा है। इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।